नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शंकर सनप। आज हम चर्चा करेंगे, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और हम ये भी कह सकते हैं हमारे कंपनी का बेसिक भी है, जिसको लेके हमने एक विज़न रखा हुआ है और हमारा वो स्लोगन भी है, लेट्स मेक इंडिया हेल्दी। तो ये हेल्दी बनाने में कौन सी नॉलेज हमें काम आएगी, वो हमारे इंडिया की एक पावरफुल ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो है आयुर्वेदा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, इंडिया एकमेव कंट्री है जिसके अंदर आयुर्वेदा का ओरिजिन हुआ और आज अच्छी बात यह है पूरा वर्ल्ड उसको स्वीकार कर रहा है, मान रहा है, फॉलो कर रहा है, जिसका आज हम स्टडी करने समझेंगे क्या है। तो सबसे पहले एक शब्द के अंदर बहुत कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है अच्छी से, आयुर्वेद। तो अगर हम देखेंगे, वेद मतलब नॉलेज, आयु मतलब लाइफ। एक ऐसा वेद जो ऋषि मुनियों ने वेद लिखे हैं, उसमें से एक ऐसा वेद जिसके अंदर आपको ये नॉलेज है कि लाइफ जो है, आपका जीवन है, वो क्या है, कैसे उसको हेल्दी बनाया जाए, और अगर उसमें कोई डिसबैलेंस हो तो उसको दोबारा बैलेंस कैसे किया जाए। इसका जिस वेद में पूरा स्टडी है, जिस शास्त्र में पूरा स्टडी है, उस जिस लाइफस्टाइल में इसका अभ्यास किया गया है, उसको आयुर्वेद कहा गया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम थोड़ा अटक जाते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन एक अलग बात हो गई, वो उसका पार्ट हो गया। बट आयुर्वेद इज़ ए लाइफ ऑफ साइंस। साइंस जो है पूरे लाइफ का उसमें स्टडी किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हम थोड़ा स्टडी करेंगे और डीप में, लगभग 5000 साल पहले आयुर्वेदा का जो नॉलेज है उसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है, जो धन्वंतरी ऋषि देव है, उन्होंने ऋषि इंद्र को ये नॉलेज दिया था आयुर्वेदा का, और इंद्र के थ्रू ऋषि मुनियों के पास नॉलेज आया हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे, तो सबसे पहला इसका जो लिखान है आपको वेद में मिलेगा। एक रजुर्वेद है और दूसरा अथर्ववेद, जो हमारे इंडिया के 4 मेन पुराण के जो 4 वेद है, उसमें जो रजुर्वेद है, एक अथर्ववेद है। तो 80% जो आपको इसका स्टडी हमें मिला है स्टडी करने के लिए, वो अथर्ववेद में है। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जो है व्यास ऋषि है, उन्होंने इसका ये है लिखान किया हुआ है। उसके बाद जो चरक है, चरक संहिता नाम के जो पुस्तक है, जो चरक ऋषि है, उन्होंने उसका पूरा आगे लिखा हुआ है। और उसके बाद है सुश्रुत ऋषि, जो कि मास्टर ऑफ, हम उसको फाउंडर ऑफ सर्जरी भी कह सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले कई साल, हज़ारों साल पहले सर्जरी का वर्णन किया हुआ है। सर्जरी कैसे होती है, जो हम आज सर्जरी करते हैं, उस टाइम पे वो करते थे। तो ये सब आयुर्वेदा की कहानी है कई सालों पहले। तो आयुर्वेदा का बेस अगर हम देखें, क्या है बेस, ये हुआ हिस्ट्री। और बेस क्या है, तो आयुर्वेदा के अनुसार हमारा जो बॉडी है, और जो पूरा हमारी बॉडी के अलावा पूरा जो यूनिवर्स है, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है, जिसको हम 5 एलिमेंट कहते हैं, 5 तत्व कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार, जब एक आदमी की डेथ हो जाती है तो वो लोग बोलते हैं ये आदमी 5 तत्वों में विलीन हो गया, जिस चीज़ से बना है उसमें विलीन हो गया। तो कौन से 5 तत्व है? पूरा विश्व इस तत्वों से बना हुआ है। तो उसका अगर हम स्टडी करेंगे तो वो है आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व है। पूरा यूनिवर्स, पूरा विश्व इन 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आयुर्वेदा ये मानता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, या जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो सब इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। अब ये 5 तत्व क्या है? बहुत सिंपल है। आकाश जो हम देखते हैं, मतलब स्पेस, एक ऐसी जगह, एक खुली जगह, अनलिमिटेड स्पेस, उसको आकाश कहा गया है। दूसरा है वायु। इस आकाश के अंदर एक, जिसको आप देख नहीं सकते, आप फील कर सकते हैं। हवा को हम, एक फोर्स है, पंखे से हम हवा लगती है, तो एक वायु के कण होते हैं जिसको आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हैं, उसको वायु कहा गया है। अब आकाश का रोल क्या है? तो सबसे बड़ी बात पे
कोई भी मोमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल करके देना। अगर दुनिया में स्पेस ना हो तो कोई मोमेंट वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ पे स्पेस खाली रहती है। तो कोई भी मोमेंट के लिए जो जगह देनी चाहिए वो स्पेस में होती है। और दूसरी बात है वायु। वायु का काम है चीज़ों को यहाँ से वहाँ स्थलांतर करना। वायु जो हवा आती है वही तो जो कण होते हैं, धूलि कण हो गया, परागकण हो गया, यहाँ से उसको अपने साथ कैरी करते हैं। तो वायु जो होता है वो चीज़ों को अपने साथ कैरी करता है। तीसरा जो गुणधर्म इसमें एक तत्व है वो है अग्नि। अग्नि आप सब जानते हैं, ठीक है। कोई चीज़ को अगर एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो अग्नि काम है। अग्नि को जो हम देखते हैं, अग्नि दो टाइप का होता है। एक विजिबल जिसको हम देख पाते हैं, कोई चीज़ जल रही है उसको हम अग्नि कहते हैं। एक चीज़ होती है जो गर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पॉट में पानी नीचे से गर्म को, नीचे तो आग लगे बट ऊपर पतीले के अंदर से पानी जब गर्म होता है भाप बनती है, वो भी आग है। तो उधर भी आग का तत्व है। उसके बाद चौथा तत्व है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है जिस पे हम सब बैठे हैं उसकी एक अच्छी बात है, वो स्थिरता है उसके अंदर, स्टेबल है और सॉलिड है। पृथ्वी का जो सबसे गुणधर्म है वो सॉलिड है, घन है, जिसको हम फील भी कर सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम हाथ में पकड़ भी सकते हैं, वो है पृथ्वी। सॉलिड है, स्टेबल है। अग्नि की बात हम करें तो हीट है उसमें, ठीक है, और उसमें मोमेंट भी है, गर्म है वो चीज़। और जो पांचवा तत्व है वो है जल। आपको सब पता है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए है। तो ये जल तत्व है, ये इस पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तरह से जो पूरा यूनिवर्स आप देखोगे इसमें ये 5 चीज़ें मिलेंगी और हमारी जो बॉडी है इन 5 तत्वों से बनी हुई है। आयुर्वेदा के अंदर स्टडी के लिए, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए इन्हीं पंच महाभूतों के आधार पे 3 प्रकृति का स्टडी किया गया है। 3 आप ब्रांच कह सकते हो जो बॉडी के मूलभूत प्रकृति के अंदर होते हैं। तो 3 बेसिक गुणधर्म उस पर स्टडी किए गए हैं और जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। तो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो सबसे पहले हम देखेंगे कि वात कैसे बनता है। इसमें 2 तत्व का मिलके एक प्रकृति बनती है, स्पेस जिसको हम आकाश कहते हैं और दूसरा है एयर जिसको हम वायु कहते हैं। जब ये दोनों एक साथ आते हैं उसको कहा गया है वात। क्योंकि वायु जो है वो अपने आप अकेले काम नहीं करेगा, उसको स्पेस अवेलेबल चाहिए। जब तक तो उसको स्पेस नहीं मिलेगी वो कुछ काम नहीं कर सकता, उसको वैक्यूम कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक खाली स्पेस के अंदर वायु, ये दोनों जब मिलकर एक साथ काम होता है उसको वायु वात बोला गया है। कई लोग वात को बीमारी समझते हैं। वात बीमारी नहीं है, वात एक प्रकृति है, एक फोर्स है जो बॉडी में काम करता है। अब हम आगे देखेंगे उसका काम क्या क्या है। तो पहले हम देखेंगे कितने टाइप के क्या है वात। तो कॉम्बिनेशन देखा हमने, जो हमारा स्पेस है और हमारा एयर है, दोनों के मिलके जो प्रकृति बनी है, जो फोर्स बना है, उसको बोला गया है वात। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है पित्त। तो पित्त में क्या है, तो अग्नि और जल दोनों को अगर आप एक साथ मिलाते हो, जो प्रकृति बनती है उसको पित्त कहा गया है। वैसे अग्नि तेज होता है, सबको खाक कर देता है, तो नेचर ने बॉडी को बनाने के हिसाब से उसमें पानी मिक्स कर दिया। जब दोनों मिलकर बॉडी में काम करेंगे तो वो अग्नि के रूप में काम करेंगे, पित्त के रूप में, उसको पित्त प्रकृति कहा गया। अग्नि और जल एक साथ जब आता है तो यही जो पित्त है उसकी पावर कैसे काम करती है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप देखोगे गर्म पानी जो होता है वो उसका गुणधर्म देखो, उसमें आग तो नहीं है बट जब आपके बदन पे, स्किन पे गर्म पानी गिरता है तो छटका बैठता है, आपको जलन होती है। पित्त का गुण यही है क्योंकि वो आग और पानी से बना हुआ है, जिसमें जलने वाली फायर नहीं है बट एक हीट है जो जलाती है, जो एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करती है। तो पित्त जो होता है उसका काम है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ में बनाना। तीसरा है कफ। कफ कैसे बना है, पृथ्वी और जल को अगर आप एक साथ बनाएंगे तो कफ प्रकृति बनती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आप मिट्टी को ले लो जो कि पृथ्वी का गुण आता है, पानी आप ले लिए, दोनों को मिक्स कीजिए, कीचड़ बनेगा। तो कीचड़ जो होता है वो स्टिकी होता है, ठीक है, दिखने वाला होता है, स्थिर होता है। तो सेम में
कफ जो होता है वो ये काम करता है। तो कफ का काम है चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट करना, होल्ड करना, चिपकाना। तो कीचड़ का भी आपको पता है, जब दीवार बनाते हैं तो उसमें गांव में जो पत्थर या ईंट का जब दीवार, तो उसमें कीचड़ डालते हैं क्योंकि कीचड़ जब बना के रखता है। तो कफ प्रकृति अगर हम बात करें तो चीज़ों को होल्ड करना और संचय करना, ये कफ का काम है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से ये 3 प्रकृति इन तीनों से कॉम्बिनेशन से बनी है। तो अगर आपको ये दिमाग में क्लियर हो गया कि वात, पित्त और कफ क्या है, तो आपको समझना बहुत आसान जाएगा कि वात का काम क्या है, पित्त का गुणधर्म क्या है और कफ का जो चीज़ उसमें कंटेंट मिला हुआ है उससे आपको आसान हो जाएगा उसको समझना। तो अभी हम स्टडी करेंगे वात प्रकृति का। तो वात का फंक्शन हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने बताया स्पेस और मिलके वायु है। तो वायु को सबको पता है, वायु जो है वो चीज़ों को यहाँ से वहाँ कैरी करता है, वो चीज़ों को ड्राई करता है। तो हमारे बॉडी में जो वात प्रकृति है उसका जितने भी आप ये मोमेंट देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो सांस अंदर से बाहर निकलती है और जो सांस मैं लेता हूँ वो बाहर से अंदर जाती है, ये भी वात की ये एक फोर्स है जिसको वात बोला गया है। हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, यहाँ से वहाँ एक पर्टिकुलर प्रेशर है उसको पूरे बॉडी में घूमता रहता है पूरा दिन। ये जो जिस फोर्स से घूमता है ये वात ही है जो उसको घुमाता है। मेरा जो मैसेज है, अगर मुझे यहाँ पे कोई खरोच आती है या कोई चीज़ चुभती है तो मुझे वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। वो कौन सी ताकत है जो यहाँ का मैसेज ब्रेन तक देती है, उसको वात बोला गया है। हम जो खाना खाते हैं मुंह से और निकलता है अनस से, ये पूरा जो जर्नी है बिना हम कुछ अंदर किए अपने आप जो ट्रैवलिंग होती है अन्न की, इसको भी वात, जो ताकत है ये वात चीज़ कराती है। अब इसको हमें अगर समझना होगा कि वात का जो है, जो कि वायु है तो वात उसी से आता है, तो उसके गुणधर्म कि वो है चीज़ों को मूवमेंट करना। तो थोड़ा समझना आसान है। अगर ये बढ़ जाए तो क्या करेगा, मूवमेंट ज़्यादा करेगा, एक्सेस करेगा। आपको पता है एयर की एक और अच्छी क्वालिटी है, वो है चीज़ों को ड्राई करना। हम कपड़े सुखाते हैं, पंखा लगाओ कपड़े सूख जाते हैं। तो वो जो एयर है उसकी प्रॉपर्टी वात में है, जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेचुरली बात है हमारे बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है। और इसीलिए वात की बीमारी का मतलब कि हमारे बॉडी में सूखापन ज़्यादा आ गया और स्पेस ज़्यादा, क्योंकि 2 चीज़ इसमें है, एक आकाश एक वायु। जब दोनों बढ़ेगा तो बॉडी में वात बढ़ गया, जब दोनों कम हो गया तो वात कम हो गया। कम होने पे क्या होगा, मूवमेंट कम होगी, यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग कम होगी, मैसेज नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल पैरालिसिस है, जब वात की बीमारी, पैरालिसिस में क्या होता है, वात का क्षय मतलब कम हो जाना। तो जो ब्रेन से मैसेज जाना है, हाथ ऊपर उठाओ पैर, वो जाता ही नहीं, तो वो मूवमेंट हो ही नहीं पाता। तो अभी हमने देखा कि वात क्या है। तो इन शॉर्ट में वापस रिपीट करूँगा, वात एक ऐसी शरीर में फोर्स है, ताकत है, जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ कैरी करने वाला जो ताकत है उसको वात कहा गया है। दूसरा हम बात करेंगे पित्त। पित्त का अगर हम कॉम्बिनेशन समझे, अग्नि है तो डेफिनेटली तेज है, चीज़ों को गर्म है, पानी है, इसलिए उसका फायर का जो जलने वाला नेचर का कम किया है। बट पित्त का जो हमारे बॉडी में काम है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि वर्ड्स में आप कंफ्यूज ना हो। वात का काम था ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ कैरी करना। हम बात करें पित्त की, उसका काम है रूपांतर करना, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ को दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। ये जितना बॉडी में जितने भी घटना हमारे बॉडी में ऐसी होगी जिसमें एक चीज़ दूसरे चीज़ में बदल हो रही है, जो चीज़ उसको कर रही है वो है पित्त। क्योंकि आग के अंदर या हीट के अंदर एक गुणधर्म है, उसको आप पानी दो तो वो भाप बनाएगा। सेम है में अगर मैं आपको अभी आप मुझे देख रहे हो, ये आप एक इमेज देख रहे हो, लेकिन वो इमेज आँखों तक ही है, उसके बाद वो सिग्नल बन जाता है, करंट बन जाता है। जो ये इमेज का करंट बन जाता है और ब्रेन तक जाता है, जिस रास्ते से ये जो इमेज कन्वर्ट हो गई करंट में, वो पित्त का काम है। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप कान से सुन रहे हो, कान में ऑडियो जा रहा है लेकिन ब्रेन के पास ऑडियो एज इट इज नहीं जा रहा, कान उसको करंट में कन्वर्ट कर रहा है, वो करंट हमारे ब्रेन में जा रहा है। ये जो ऑडियो से लेके कन्वर्ट किया सिग्नल में, वो काम पित्त का है। हम इलेक्ट्रिक का एग्जांपल लेते हैं, हम माइक में बात करते हैं, फ़ोन में हमारे माइक होता है, जब हम बोलते हैं तो वो करंट बनता है, वो करंट हवा में मैग्नेटिक लहरी के थ्रू दूसरे
आदमी को वापस आवाज़ के रूप में सुना देता है, क्योंकि उसका स्पीकर में वापस सिग्नल आते हैं, वापस करंट का साउंड बन जाता है। ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, एक चीज़ दूसरे में बन रही है, ये फोर्स है पित्त। तो पित्त बीमारी नहीं है, पित्त एक प्रकृति, एक ताकत है जो एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करती, रूपांतरित करती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। हम दूध पीते हैं, जैसे हमारे पेट में पित्त के कांटेक्ट में दूध आता है, वो दही बन जाता है। एक चीज़ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये मैसेज आते हैं वो कन्वर्ट होकर ब्रेन को मिलते हैं। दोबारा ब्रेन बोलता है कि हाथ हिलाना है, तो वापस हाथ ऐसे हिलता है, तो ये जो करंट है ये वापस मोमेंट में कन्वर्ट होता है। ये जितना भी कन्वर्सेशन वाला काम है ये सब पित्त से होता है। तो पित्त का काम है ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ों को दुनिया में जितना भी ये चेंजेस हो रहा है, एक बीज अगर पौधा बन रहा है तो ये पित्त प्रकृति का काम है। ऐसा नहीं कि पित्त सिर्फ हमारे बॉडी में, पूरे यूनिवर्सल में पित्त है। और पित्त का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। अगला हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, वो है कफ। हमने पहले डिस्कस किया कफ बनता है पृथ्वी और जल से। तो कफ जो है वो सॉलिड होता है, उसका काम है चीज़ों का संचय करना, और संचय करने चीज़ बढ़ती है। हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, हर महीने में हम अगर 200 रुपये बैंक में डालते हैं, कुछ सालों बाद वो बड़ी अमाउंट हो जाती है, क्योंकि वो जमा होकर संचय हो जाता है। कफ का काम यही है, चीज़ों को संचयित करना, जितने कण हैं उसको जोड़ के रखना, जोड़ने से उसको बड़ा करना। जब हम बच्चे पैदा हुए थे तो हम छोटे थे, आज हम बड़े हो गए, इसकी भी वजह है कफ। कफ की जो फोर्स उसने क्या किया, जो भी हम डेली खाना खाते हैं उसकी जो ताकत है उसको मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर करना। स्टोर करने से एक के ऊपर एक स्टोर से चीज़ें बढ़ जाती है। दीवार की हम बात कर, दीवार बनती है, एक ईंट के ऊपर जैसे बड़ी बनती है, वैसे हमारी हड्डी संचय ना हो तो हम वही के वही रहेंगे, संचय होने चीज़ें बढ़ती है। तो कफ का काम है चीज़ों का संचयन करना, उसको चिपक के रखना। एग्जाम्पल, हमने आज खाना खाते हैं तो बॉडी में वो स्टोर होता है। लीवर के अंदर हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है, मसल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, बॉडी के अंदर फैट स्टोर होते हैं। ये जो फैट स्टोर करने वाला है ये भी कफ का ये जो फोर्स है उसको कफ कहा गया है। तो हम समरी पे आ जाते हैं। वात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, पित्त मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, और कफ का मतलब स्टोरेज एंड ग्रोइंग, जोड़ के रखना और चीज़ों को बड़ा करना। तो आयुर्वेदा में इन 3 थेरेपी पे काम चला गया है। उसके बाद हम अगला डिस्कस आते हैं। आयुर्वेदा के 3 स्तंभ है। सबसे पहला है आहार, निद्रा और व्यायाम। आयुर्वेद ये मानता है कोई भी आदमी, क्योंकि आयुर्वेदा का जो रिसर्च हुआ था वो पहले इसलिए नहीं हुआ था कि आदमी बीमार को ठीक किया जाए, जो नॉर्मल आदमी है वो सबसे पहले बीमार ना हो जाए, ये आयुर्वेदा का पहला खोज था, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपका आहार संतुलित है, आपकी निद्रा मतलब आपकी स्लीप अगर अच्छी है, और आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो कोई भी बीमारी आपको जल्दी नहीं आएगी। गलती से कोई बीमारी आपको आती है तो वो, अगर आप ये चीज़ रेगुलर करते हो, आपका अगर आहार अच्छा है, आपकी निद्रा अच्छी है, आपका एक्सरसाइज रेगुलर है, वो बीमारी जल्दी निकल जाती है। तो आयुर्वेदा के अनुसार जो हमारी बॉडी है इस 7 धातु से बनी है, जिसका अगर हम नाम लें, सबसे पहला है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। मतलब ये 7 चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को, पूरे जितना ही हम शरीर देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, ये इन 7 चीज़ से बनता है, और इस 7 चीज़ का पोषण हमारे खाने से होता है। तो अगर हम देखेंगे सीक्वेंस, आपने खाना खाया, सबसे पहले इसका रस बनता है, रस का बाद में कन्वर्ट ब्लड में होता है। ब्लड किसका पोषण करता है, तो ब्लड पोषण करता है मांस का। मांस का जो अब पोषण होने के बाद अगला पोषण होता है मेद, जो कि ज़रूरी होता है, एज अ ग्रीसिंग का काम होता है बॉडी में। उसके बाद हमारा पोषण होता है वो अस्थि, जितनी भी हड्डियाँ हैं उसका पोषण होता है। उसके बाद अगर हम देखें, हड्डी के अंदर होता है हमारा मज्जा, ठीक है, मज्जा का पोषण होता है। मज्जा के बाद होता है जो आप विजिबल नहीं देख सकते, एक वो जिसको बोला गया शुक्र, मतलब पूरे बॉडी का जो फाइनल एनर्जी है उसको शुक्र है। और अगर आप कोई खाना खाते हो और ये अगर 7 का पोषण करेगा, तो आपका 7 धातु जो है बॉडी का, 7 मेटल है, ये 7 जो अंग है, ये सबका जब पोषण, कोई भी खाना अगर 7 को पोषण देगा तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जब इनमें से कोई भी
चीज़ का या तो बढ़ जाता है या तो पोषण नहीं होता है, उस चीज़ का बीमारी हमें पकड़ती है। तो आयुर्वेदा की जो 7 धातु है, कोई भी आप खाना जब खाते हो या कोई भी प्रोसेस होता है तो तब आपको हेल्दी माना जाता है जब आयुर्वेदा के हिसाब से आपका कफ, पित्त, वात, पित्त और कफ समतोल है और सप्त धातु का पोषण हो रहा है। तो आयुर्वेद कहता है कि आप निरोगी है, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आयुर्वेदा के हिसाब से वो आदमी निरोगी है। रोगी क्या है? जिसका ये बैलेंस नहीं है, उसको रोगी कहा गया है। थोड़ा हम अभी बात करते हैं हमारे बॉडी में, अगर हम बात करें तो जो प्रकृति अभी हमने डिस्कस किया है वो कहाँ पे लोकेटेड, कैसे काम करती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, पूरे बॉडी में हर एक का एक मास्टर लोकेशन होता है जिसको हम राजधानी कहते हैं, और ये भी हम कह सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा उसका काम है वही उसकी राजधानी बन जाती है। तो अगर हम बॉडी वाइज देखें तो सबसे पहला आपको बता दूं, लगभग ये जो चेस्ट है, पेट के ऊपर का जो हिस्सा है और हमारे यहाँ तक जो है माउथ तक, इस हिस्से में सबसे ज़्यादा जो काम है वो कफ का होता है। मतलब इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है कफ, ये पूरे बॉडी में कफ है वैसे, बट जो मैक्सिमम संख्या है इस पोर्शन में ज़्यादा है, इसीलिए जो कफ है उसका जो प्रभुत्व है, उसका जो अधिवास है वो इस पोर्शन में, अपर वाले पोर्शन में। दूसरी बात, जो हमारा पेट और जो डिओडेनम का पार्ट है, इस बीच वाले में क्या चीज़ ज़्यादा है? तो वो है हमारा पित्त। ज़्यादा वहीं पे बनता है, वहीं से ज़्यादा एक्टिव होता है, वहीं से पूरे बॉडी को सप्लाई होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये पित्त का प्रभुत्व है। यहाँ पे लोकेशन पित्त का बोला गया है। और हमारे आतड़ी और हमारा ओटीपोट, जो निचला लोअर एब्डोमेन है, इसमें जो चीज़ ज़्यादा एक्टिव है, जिसका प्रभुत्व है, जिसकी जो राजधानी है वो है वात। तो इसी पोजीशन को ठीक करके भी आप इसका बिगाड़ जो है वो ठीक कर सकते हैं। जैसे हम देखा वात, पित्त, कफ क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो वैसे हमारे बॉडी में जो वात है उसके 5 प्रकार होते हैं, पित्त के 5 प्रकार होते हैं और कफ के 5 प्रकार होते हैं। अब जिस पोर्शन में ये है उसको नाम दिए गए हैं, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि काम जो है वो एक ही है, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अगर हम बात करें जो पेट का हमारा पाचक पित्त है, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। वो क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हो उस खाने को क्रिया करना, उसको प्रोसेस करके उसका ऐसे रूप में कन्वर्ट करना जो बॉडी के लिए उसका हर विटामिन अलग हो जाए, हर उसका मिनरल्स अलग हो जाए, फैट्स अलग हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अलग हो जाए, ताकि उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करना ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। खाने में जो ब्लड बनता है ये भी पित्त का काम हो गया। तो जो लोकेशन पे ये पित्त काम करते हैं वो पूरे बॉडी में, जैसे अगर हम बात करें हमारे स्किन में तो भ्राजक पित्त होता है। तो ऐसे कफ के 5 प्रकार है और हमारे वात के भी 5 प्रकार है। जब ये बिगड़ता है तो इसको बोला जाता है आयुर्वेदा में वात की जब वात बढ़ जाता है तो उसको वात वृद्धि बोला जाता है, और जब वात कम होता है तो उसको वात क्षय बोला जाता है। सेम जब पित्त की वृद्धि होती है तो उसको पित्त वृद्धि बोला जाता है, और कम होना मतलब जो क्षय, जो चीज़ बढ़ती है उसको वृद्धि बोलते हैं, कम होना मतलब क्षय। तो सेम पित्त की वृद्धि हो जाना या तो पित्त का क्षय होना, कफ की वृद्धि हो जाना या कफ का क्षय होना जाना। अब हम थोड़ा बीमारी को देखते हैं कि ये बैलेंस बिगड़ने पे कैसे बीमारी होती है। एग्जाम्पल, अगर आपका वात बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, आपके बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि एयर का ज़्यादा उसमें प्रभाव है। जब एयर ज़्यादा बढ़ती है तो बॉडी स्किन ड्राई हो जाना ये आपको दिखाई देगा। वात के जो आदमी है, बढ़े हुए जिनका वात ज़्यादा होता है, उनका जो शरीर है वो थोड़ा सा, जो चीज़ सूखती है वो काली हो जाती है, तो कालापन उनके दिखाई देगा, चेहरा निस्तेज रहेगा, स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई रहेगी। और वात के जो बेसिकली गुणधर्म में बढ़ने के वो है संधियों में स्पेस बढ़ जाना, क्योंकि स्पेस और एयर दोनों बढ़ जाएगा तो सूख जाता है, तो डिजनरेशन होकर तो हड्डियाँ नज़दीक आ जाती है, उसका वहाँ पे चिकनाट कम होने से हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती है। तो वात का और एक जैसे एग्जांपल है पार्किंसन जो है, जिसमें ज़्यादा हाथ हिलता है, एक्सिस मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें वात वृद्धि हो गया। जब ये होता ही नहीं बिल्कुल, उसको पार्किंसन कहते हैं। पित्त जब बढ़ता है तो हमें एसिडिटी ऊपर आती है, स्किन की बीमारी हो जाती है। कफ बढ़ता है तो कफ फॉर्म होता है। कफ म्यूकस जो है, कफ बोला गया है, हम उसको एडवांस मेडिकल साइंस में म्यूकस बोला गया है। म्यूकस की वजह से एक तो ग्रेसिंग होता है बॉडी को, और चीज़ों को स्टोर करने में आसान होता है, चिपकाने वाला काम करता है फेविकॉल की तरह।
तो जब ये ज़्यादा होता है तो ज़्यादा चिपकाता है तो वजन ज़्यादा बढ़ता है, फैट ज़्यादा बढ़ता है, फैटी लिवर हो जाता है, पेट की साइज़ बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं कफ रुद्धि होना। तो जब आयुर्वेद में डायग्नोस की बात आती है, जो दोष बढ़ा है वो हिसाब से उनकी बीमारी उनको डिस्टर्ब कर देती है। तो आयुर्वेद में ऐसा माना गया है, वो सिम्टम के पहले लोग बोलते हैं आयुर्वेद लेट रिजल्ट देता है। तो आयुर्वेद का मेन काम सबसे पहले, आयुर्वेद किसी सिम्टम को कम नहीं करता है। सर में दर्द हो रहा है तो आयुर्वेद सर में दर्द कम नहीं करता है। आयुर्वेद में ये माना गया है स्टडी कि जिस कारण से सर में दर्द हो रहा है उसका इलाज पहले करो। तो उसको ये भी हम बोल सकते हैं, जितना भी ये दोष बिगड़ता है उसका समतोल करने का मतलब है उस आदमी का इलाज करना। तो आयुर्वेद में ये माना गया है इसका समतोल करना जरूरी। जो आदमी समतोल नहीं है वो बीमार है, जिसका ये समतोल है वो आदमी ये है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो प्रकृति है ये हर आदमी की बॉडी की प्रकृति है, कैसे बनती है, और वो प्रकृति के हिसाब से उसकी बॉडी कैसे बनती है, इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।